हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा आज हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की और उस सिस्टम के कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी की। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है ना। अब देखिए बेटे, पहला इस पे आपसे कहा जाए कॉन्सिस्टेंट इक्वेशन। ठीक है ना, हम आपसे कहें कॉन्सिस्टेंट इक्वेशंस। ठीक है, देखिए कॉन्सिस्टेंट इक्वेशन का मतलब अगर किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो। आपसे कहा जाए इफ सिस्टम हैज एटलीस्ट, ठीक है ना, डेफिनेट एंड यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना, आपसे कहा जाए बेटा, आपसे कहें डेफिनेट एंड यूनिक सॉल्यूशन, यानी आपसे कहा जाए डेफिनेट एंड यूनिक बेटे सॉल्यूशंस। ठीक है, देखिए इसका मतलब ये हुआ अगर हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की बात करें, जो आपने पढ़ा था, जो बेटा आपने पढ़ा था 10th में, यानी a1x + b1y = c1 और कहा जाए a2x + b2y = c2। अगर ये सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा तो आपने कहा था इनका बेटा जो ग्राफ है वो एक सिंगल पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। और यही पॉइंट अगर मान लो ये अल्फा बीटा है तो x = अल्फा और y = बीटा बेटे होते हैं इसके क्या है बोलो, सॉल्यूशंस। यानी अगर ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यानी a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2, अगर ये consistent है तो मतलब if system is consistent then having definite and unique solutions, or in this case lines intersect at one point। ठीक है बेटा, चलो अब देखिए आपसे कहा जाए दूसरा है इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट इक्वेशंस यानी नो सॉल्यूशन। आपसे कहा जाए नो सॉल्यूशन। इन दिस केस लाइंस बेटे क्या होंगी, पैरेलल हो जाएंगी। यानी अगर हम इन इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करें तो एक लाइन ऐसे, दूसरा क्या होगा इसके पैरेलल, यानी कहीं पे इंटरसेक्शन नहीं होगा। तो इनकॉन्सिस्टेंट मीन्स हैविंग नो सॉल्यूशन। और इस केस में अगर हम इन दोनों इक्वेशंस की बात करें तो आपने कहा इनसे रिप्रेजेंटेड लाइंस क्या हैं, पैरेलल, यानी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। और बेटे आपने 10th में पढ़ा था कि अगर ये इक्वेशंस हो और इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है बेटा, यहाँ जो यूनिक सॉल्यूशन था उसमें जो आपने पढ़ा था a1/b1 इज नॉट, सॉरी, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, ये बेटा a2 लिखा हुआ है, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, अब कहा जाए यानी बेटे इस केस में अगर सिस्टम इनकॉन्सिस्टेंट है तो a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, चलो अब हम बात करें बेटा तीसरे की, डिपेंडेंट इक्वेशंस यानी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है ना, आपसे कहा जाए, ठीक है बेटा, आपने 10th में भी आपने इसको पढ़ा था। ठीक है,
अब हम बात करें डिपेंडेंट इक्वेशंस, यानी तीसरा पॉइंट है, हम बेटा कहें डिपेंडेंट इक्वेशंस, यानी आप कहोगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, यानी इस केस में आप कहोगे लाइन्स आर कॉन्सिडेंट, यानी आइडेंटिकल लाइन्स। यानी अगर हम बात करें a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, तो बेटे इस केस में डिपेंडेंट का मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल c1 अपान c2। और इस केस में आपने कहा था इनकी ग्राफ बेटे क्या करें, कोइंसाइड करेंगे। अगर एक लाइन बेटे ऐसी है तो दूसरा ग्राफ इसी पे क्या कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। समझ गए बात को। और देखिए बेटा, हमने डिपेंडेंट इसलिए कहा, हम देखिए इस केस में क्या होता है कि x और y की वैल्यू किसी पैरामीटर के टर्म्स में आती हैं, यानी x इज इक्वल टू मान लो अल्फा टी, y इज इक्वल टू बीटा टी। तो बेटे t को आप चेंज करते जाओगे, आपको डिफरेंट सॉल्यूशंस मिलते। देखो यहाँ पे ऐसा हो सकता है अल्फा t प्लस 1 आ जाए, यानी अब t को 0 लोगे तो आपको एक्स वाई का एक पेयर मिलेगा, आप t को 1 लोगे दूसरा मिलेगा, t को, ठीक है ना। यानी अब ये इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वो t पे क्या है, डिपेंडेंट है। समझ गए ना। t तो यहाँ बेटे क्या है, t वेरिएबल है, t बिलोंग्स टू r। अगर t को 0 दोगे तो आपको अल्फा x क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा, और y बेटे y मिल जाएगा, सॉरी x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू कितना मिल गया बेटे, मान लो बीटा मिल गया। अब इससे आप t को 1 दोगे तो दूसरा सेट मिल जाएगा, t को 2 दोगे तीसरा सेट मिल जाएगा। यानी अब ये डिपेंड करेगा किस पे, t पे। तो हमने कहा सिस्टम इज डिपेंडेंट हैविंग इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है ना, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है बेटा, ओके। अब देखिए, अब हम बात करें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स की, और इसको सॉल्व करने का तरीका। यहाँ पे हम एक रूल पढ़ेंगे नोन एज क्रैमर्स रूल। ठीक है ना, ओके। राइट डाउन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। लिखो आप, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स, और सॉल्व करेंगे हम बाई क्रैमर्स रूल। ठीक है बेटा, क्रैमर्स रूल। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे बाई, ठीक है, क्रैमर्स रूल। ठीक है, यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स, और हम इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल। ठीक है, अब बेटे कहा जाए लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हम आपसे कहें लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हम आपसे कहें, देखो बेटे, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। ठीक है ना। फिर बेटे कहा जाए दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। तीसरा इक्वेशन है a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। यानी ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, और ये
इक्वेशन 3 हो गया। ठीक है, अब बेटा हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मेथड इज नोन एज क्रैमर्स रूल। ठीक है ना, यानी देखो हमें इस सिस्टम को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मेथड इज नोन एज बेटे कहा जाए क्रैमर्स रूल। हम करते क्या हैं, लेट बेटा डेल्टा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। देखो ये जो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, इनके कोफिशिएंट्स की डिटर्मिनेंट को हम डेल्टा मानते हैं। यानी आपसे कहा जाए दिस इज A1 B1 C1, ये हुआ A2 B2 C2 एंड दिस इज A3 B3 और C3, A3 B3 एंड C3। ठीक है, देख बेटा यानी डेल्टा डिटर्मिनेंट है आप कोफिशिएंट्स, यानी एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं इन तीनों इक्वेशंस में उनके कोफिशिएंट के डिटर्मिनेंट को हमने क्या माना, डेल्टा। ठीक है, अब देखो बेटे, और अब हम बेटा 3 डिटर्मिनेंट और लेंगे। देखिए नाउ देखो बेटा डेल्टा 1 इज इक्वल टू, देखो इस डेल्टा का जो फर्स्ट कॉलम है उसको हम रिप्लेस करेंगे D1 D2 D3 से। यानी ये क्या होगा, ये होगा D1 D2 और ये D3। दिस इज B1 B2 B3। ये बेटा बोलो C1 C2 और C3। ऐसे बेटे हम डेल्टा 2 क्या करेंगे, डेल्टा 2 में डेल्टा के सेकेंड कॉलम को हम D1 D2 D3 से रिप्लेस करेंगे। यानी डेल्टा 2 होगा A1 A2 A3, दैट इज D1 D2 और ये D3, दिस इज बेटा C1 C2 C3। और इसी तरह से अगर हम बात करें बेटा डेल्टा 3 की, तो डेल्टा 3 में क्या करें, हम डेल्टा के थर्ड कॉलम को D1 D2 D3 से रिप्लेस करें। यानी ये हुआ A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड देन D1 D2 और D3। ठीक है बेटा, इतना आप नोट कर लीजिए। यानी हमने क्या किया बेटा, ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मेथड इज नोन एज क्रैमर्स रूल। ठीक है, मेथड इज नोन एज क्रैमर्स रूल। ठीक है, अब किया क्या हमने कि एक डिटर्मिनेंट में डेल्टा मानी, यानी डेल्टा है डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड। डेल्टा 1 क्या किया आपने, डेल्टा 1 पाने के लिए डेल्टा के फर्स्ट कॉलम को हमने रिप्लेस किया बाय दिस कांस्टेंट D1 D2 D3। ऐसे डेल्टा 2 क्या किया हमने, सेकेंड कॉलम को रिप्लेस किया D1 D2 D3 से, और डेल्टा 3 का मतलब डेल्टा के थर्ड कॉलम को हमने रिप्लेस किया D1 D2 और D3 से। ठीक है, इतना बेटा नोट करिए। अब देखिए, अब यहां पर ध्यान दो बेटे, ना देखो बेटा, नाउ x इज इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y इज इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, और बेटा z इज इक्वल टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। ये एक्स वाई जेड की वैल्यूज हो गई। x इज इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y इज इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, z इज इक्वल टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। ठीक है बेटा, दिस मेथड इज नोन एज क्रैमर्स रूल। ठीक है ना, क्रैमर्स रूल। और यहाँ बेटा ध्यान देना,
डेल्टा अगर नॉन जीरो होगा तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज आएंगी, ठीक है ना। ओके, ठीक है बेटे। अब देखो ध्यान दो, हम आपसे कहें, देखिए एक छोटा सा बेटे सवाल है, आपसे कहा जाए, देखिए हम बेटे कहें, हम आपसे कहें कि x इज इक्वल टू डेल्टा 1 डेल्टा, y इज इक्वल टू डेल्टा 2 डेल्टा एंड z इज इक्वल टू डेल्टा 3 बेटा हमने कहा डेल्टा, ठीक है। सिंपल सा है, यानी केवल कैलकुलेशन का बेटे फर्क हो सकता है, ठीक है ना। अब जैसे हम आपसे कहें एक क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है ना। आप देखो बेटे, क्वेश्चन है बेटा सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल, ठीक है बेटे, बाय क्रैमर्स रूल। अब इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, देखो बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 9, बेटा दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 9। दो इक्वेशन और दो वेरिएबल। पहला काम बेटा आप डेल्टा क्या लोगे, आप डेल्टा लोगे एक्स वाई के कोफिशिएंट्स, यानी डेल्टा इज इक्वल टू आपने कहा 1 और ये 3 और बेटा 1 माइनस 2, और आपने कहा ये वैल्यू आ गई -2 -3 दैट इज -5, ठीक है ना। तो डेल्टा आपने निकाल लिया, वैल्यू क्या आ गई -5। अब बेटे हम बात करें डेल्टा 1 की, तो डेल्टा 1 क्या होगा, डेल्टा के फर्स्ट कॉलम को आप 4 9 से रिप्लेस करोगे, यानी ये हो गया 4 9, ये बेटा 1 और -2, इसकी वैल्यू आ गई दैट इज -4 -9 दैट इज -13, ठीक है ना। ये आ गया बेटा -8, ये बेटा -8, समझो बात को, देखिए ना ये कितना हुआ -8 -9 दैट इज -17। और बेटे कहा जाए डेल्टा 2 क्या होगा, डेल्टा 2 मीन्स डेल्टा के सेकेंड कॉलम, तो 1 3 तो पहला कॉलम है, सेकेंड कॉलम को हम क्या लिखें 4 9, ये कितना होगा बेटा, ये हुआ 9 -12 दैट इज -3, ठीक है, 9 -12 -3। अब बाय क्रैमर्स रूल देखो, नाउ बाय क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल x इज इक्वल टू डेल्टा 1 डेल्टा, तो डेल्टा 1 है -17/-5 दैट इज 17/5, और y इज इक्वल टू होता है डेल्टा 2 डेल्टा दैट इज -3/-5 दैट इज 3/5, ठीक है बेटा। ये आ गए डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, x आया 17/5 और y आ गया दैट इज 3/5, समझ गए बेटे। और यही केस अगर हम 3 वेरिएबल्स का बेटा इक्वेशन लें, ठीक है ना। अब जैसे आपसे कहा जाए बेटा एक सवाल लिखिए आप, ठीक है ना, ओके, राइट डाउन। देखो बेटे आपसे कहें हम आगे बढ़ा जाए, देखो बेटे नोट कर लिया ना। अब आपसे कहें हम क्वेश्चन सॉल्व
बाय क्रैमर्स रूल। हमने कहा बेटा क्रैमर्स रूल, यानी अब इक्वेशन है, राइट डाउन, इक्वेशन है बेटा दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। बेटा दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y प्लस 7z इज इक्वल टू 52। और तीसरा इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस जेड, 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। हमें इस सिस्टम को बेटे सॉल्व करना है बाय क्रैमर्स रूल। ठीक है, अब दे बेटे पहला काम आप डेल्टा निकालोगे। चलो सॉल्व करो। डेल्टा बेटे क्या होगा, इन वेरिएबल्स यानी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स। तो आपने कितना कहा बेटा, ये हो गया 1 1 और ये 1 अगेन बेटा 2 5 7 और 2 1 और -1। आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए। 1 1 1 2 5 7 2 1 -1। ठीक है बेटा, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा -4। ठीक है, आई बात समझ में, इतना तो कर लोगे ना। अरे भाई अब चलो देन बेटा यू फाइंड, बोलो क्या, डेल्टा 1। तो डेल्टा 1 का मतलब डेल्टा के फर्स्ट कॉलम को हम रिप्लेस करेंगे 952 और 0 से, यानी कितना हुआ बेटा, ये हुआ 952 0, बाकी 1 5 1 एज इट इज, 1 7 और -1 एज इट इज। चलिए बताइए आप डेल्टा 1 कितना आएगा। आप वीडियो बंद करिए और बेटा इसको एक्सपेंड करिए। तो डेल्टा 1 की वैल्यू बेटे आपकी कितनी आ रही है बताओ मुझे। तो डेल्टा 1 भी आएगा -4। ठीक है बेटा, कर लोगे, अरे एक्सपेंड तो कर ही लोगे आपने। चलो अब बेटे आपसे कहा जाए तीसरी बात, आप डेल्टा 2 निकालो। डेल्टा 2 क्या होगा, डेल्टा के सेकेंड कॉलम को हमें रिप्लेस करना है किससे, बोलो, रिप्लेस करना है 952 0 से। तो पहला कॉलम एज इट इज 1 2 2 और दूसरा कॉलम है बेटा 9 और ये 52 और 0 और थर्ड कॉलम 1 7 और -1। चलो बेटा आप बताओ, अगर इसको एक्सपेंड कर रहे हो डेल्टा 2 कितना मिल रहा है, कल अरे एक्सपेंशन बेटे कर ही दोगे आप। ठीक है ना, और ये आपको ही करना है बेटे। ठीक है, और दे बेटा डेल्टा 2 की वैल्यू आएगी माइनस कितना, -12, 1 2 2 9 1। ठीक है, ये आ गई -12। इतना तो बेटा आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है ना, यानी डेल्टा 2 आ गया -12। अब बेटे क्या करें हम, अब हम निकालें डेल्टा 3। तो डेल्टा 3 में क्या होगा बोलो आप, डेल्टा 3 में होगा थर्ड कॉलम ऑफ डेल्टा विल बी रिप्लेस्ड बाय 952 एंड 0। यानी बेटे अब चौथी बात हम आपसे कहें डेल्टा 3। तो डेल्टा 3 का मतलब डेल्टा के 2 कॉलम्स एज इट इज है 1 2 2, दिस इज 1, ये हुआ 5 और ये 1, यहाँ बेटा 9, दिस इज 52 एंड 0, और इसको आप एक्सपेंड करो। चलो बताओ डेल्टा 3 बेटे कितना आ रहा है, ये आ जाएगा माइनस का, बोलो बेटा 20। ठीक है ना, ये हो गया माइनस का 20। देख बेटे इतनी कैलकुलेशन तो आपको ही करनी पड़ेगी। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है। ठीक है ना, आई बात समझ में,
परीक्षा आपको देनी है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये चारों डिटर्मिनेंट्स हमने बेटा एक्सपेंड कर दिया। अब देखिए नाउ, अब x की वैल्यू बेटे क्या होती है। अब कहा जाए, देखिए पहली बात बेटा कि x इज इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, तो डेल्टा 1 कितना है -4, नहीं डेल्टा 1 कितना -4, यानी -4 अपॉन -4 दैट इज 1। ऐसे बेटे हम आपसे कहें y क्या होता है, अरे बोलो डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 2 कितना है, डेल्टा 2 है बेटा -12, यानी -12 अपॉन -4 दैट इज 3। और ऐसे ही बेटा z आ जाएगा डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा यानी 5। ये हमारे आंसर आ गए x1 y3 और z5। समझ गए बेटे। तो अगर यहाँ पे अगर कोई गलती होगी तो बेटा आप जिम्मेदार खुद होंगे, ठीक है ना, आप जिम्मेदार खुद होंगे बेटे। आई बात समझ में, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। कॉन्सेप्ट तो आपको इतना ही है कि आपको डेल्टा लिखना है, देन आपको डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 लिखना है। x की वैल्यू होती है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y होता है डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा और z होता है डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, ठीक है। अब देखिए बेटे ध्यान देना, अब इसके बाद की बेटे जो बात है, ठीक है ना, वो देखिए उस पे आपको जेईई मेंस पे एक क्वेश्चन मिलता है, यानी नेचर ऑफ दीज सॉल्यूशंस, यानी नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है ना। चलो कितना आप नोट कर लीजिए तो हम आगे बढ़े, ठीक है। देखिए बेटे आपसे कहें हम नेचर ऑफ solution of linear equations, ठीक है ना, नेचर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हम बेटे आपसे कहें लेट e1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। फिर दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। बेटा तीसरा इक्वेशन है a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। लिख लिया आपने। देखिए ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब बेटे आपने कहा था कि इसका मतलब x इज इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y इज इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा और z इज इक्वल टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। ये भी बेटा हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना बेटा, ये भी हमने कहा, ये हमने पढ़ा हुआ है, यानी दैट इज ये हुआ x, y और z की वैल्यू, ठीक। चलो यहाँ तक तो पुराना काम ही है। अब देख बेटे आपसे कहा जाए केस 1, हम आपसे कहें केस बेटा 1, ठीक है ना बेटा, आपसे कहा जाए कि दैट इज केस 1, ठीक है ना। इफ डेल्टा इज नॉन जीरो, अगर डेल्टा बेटा नॉन जीरो है, ठीक है ना, देन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। समझ गए आप, देन सिस्टम हैज, बोलो बेटे आपसे कहा जाए यूनिक सॉल्यूशन एंड सिस्टम इज बोल बेटा सेट टू बी consistent, system is said to be consistent। समझ गए बेटे, अगर डेल्टा नॉन जीरो है तो सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन एंड, ठीक है ना, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। ओके ठीक है बेटा।
आई बात समझ में? सिस्टम है आपसे कहा जाए यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है बेटे, अब देखो तो केस 1, अगर डेल्टा 0 है तो सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन और सिस्टम इज सेड टू बी कॉन्सिस्टेंट। ठीक है बेटा, इतना आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम बात करें केस 2 की, और केस 2 में क्या हम लेंगे डेल्टा 0, और अगर बेटा डेल्टा 0 है तो हमारे पास 2 केस बनेंगे। ठीक है ना, देखिए ध्यान देना बेटे, इतना पहले आप नोट कर लीजिए और हम बात करें। ठीक है ना, हम बात करें, देखिए बेटा केस 2 आपसे कहा जाए केस 2, इफ हम बेटे कहें इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0। अब इसमें बेटा पहला केस है, देखो डेल्टा 0 है और आपसे कहें हम व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा टू डेल्टा 3 भी नॉन जीरो। आपसे कहा जाए इफ एटलीस्ट वन ऑफ द डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इज नॉन बेटा 0। ठीक है ना, यानी अगर आपसे कहा जाए कि देखिए ये कब देखोगे आप, जब डेल्टा 0 हो। अगर डेल्टा 0 हो जाए और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में कोई एक क्या हो नॉन जीरो हो, एटलीस्ट वन ऑफ द। ठीक है ना, एटलीस्ट ये क्या लिखा है बेटा, ये 1 लिखा है, एटलीस्ट वन ऑफ द डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इज नॉन जीरो। आप बेटे कहोगे देन system has no solution, system has no solution। ठीक है ना, and system is said to be inconsistent, and system is said to be inconsistent। ठीक है बेटा, सिस्टम इज सेड टू बी इनकॉन्सिस्टेंट, यानी अगर डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में बेटा कोई एक जीरो हो जाए, कम से कम एक नॉन जीरो हो, तो आप कहोगे सिस्टम है नो सॉल्यूशन। और अगर नो सॉल्यूशन है तो बेटा सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं। ठीक है ना, आप क्वेश्चन बेटा यहीं पे क्या हुआ, खत्म हो गया। अब कहा जाए इसका बेटे बी पार्ट, इफ देखिए अगर डेल्टा नॉन जीरो है तब तो बात खत्म हो गई, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन एंड सिस्टम इज सेड टू बी कॉन्सिस्टेंट। अगर डेल्टा 0 है तो हमें बेटा 2 केस हमने बनाए। पहला केस इफ एटलीस्ट वन ऑफ द डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 is non-zero, then system has no solution and system is said to be inconsistent। आपसे कहा जाए दूसरा केस कब, जब डेल्टा 0 हो और डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा 3। इन दिस केस सिस्टम हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। देन आप कहोगे बेटा सिस्टम has infinite many solutions। System has infinite many solutions and system is बेटा consistent। ठीक है ना, सिस्टम इज कॉन्सिस्टेंट। देखिए अब बेटा ध्यान देना, इन दिस केस वी से सिस्टम इज डिपेंडेंट। आपसे कहा जाए इन दिस केस वी से सिस्टम इज डिपेंडेंट। ठीक है ना, सिस्टम क्या होगा, डिपेंडेंट होगा, यानी एक्स वाई और जेड की वैल्यू
किसी थर्ड पैरामीटर टी पे डिपेंड करेंगी। समझ गए बेटा? यानी एक्स वाई और जेड किसी थर्ड पैरामीटर टी पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। आई बात समझ में? एक्स वाई और जेड किसी थर्ड पैरामीटर टी पे क्या करेंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे बेटा। ठीक है ना? ओके, ठीक है ना? ओके, यानी in this case we say system is dependent and having infinite many solutions। और बेटे यहाँ पे अगर हमें सिस्टम को सॉल्व करना है तो आप क्या करते हो? टू सॉल्व द सिस्टम, देखो भाई सुन लेना बेटे, हमारे पास 3 इक्वेशन थे, 1, 2 और 3 आपने शुरू में इक्वेशन लिखे थे। अब देखो बेटा, अब आपके पास एक्स वाई और जेड है, तो आप इनमें से किसी एक को आप टी मान लीजिए। एक्स वाई और जेड में से आप किसी एक को टी मान लीजिए और 3 में से आप 2 इक्वेशंस क्या करो, कंसीडर करो। अब मेरी बात सुन लो, उसको आप लिख सकते हो कि टू सॉल्व द सिस्टम वी एज्यूम एनी वन ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू टी। एक्स वाई और जेड में से हम किसी एक को टी मान लें और जो 3 क्वेश्चंस हैं उनमें हम किन्हीं 2 को कंसीडर कर लें। अगर बेटा आपने जेड को टी मान लिया और फर्स्ट और सेकंड को आपने कंसीडर किया तो आपको एक्स और वाई में 2 रिलेशन मिल जाएंगे। आप एक्स वाई को सॉल्व कर लोगे तो आंसर किसके टर्म्स में आएगा, टी के टर्म्स में। क्योंकि आपने देखो आप क्या करोगे, आप ऐसा कुछ करोगे कि a1x प्लस b1y इज इक्वल टू d1 माइनस c1t। आपने z को क्या मान लिया, t मान लिया। ऐसे बेटा आप क्या कहोगे, a2x प्लस b2i इज इक्वल टू d2 माइनस c2t। अब आप सॉल्व करोगे तो x आएगा t के टर्म्स में, y भी आएगा t के टर्म्स में और z तो t ही है। तो आपने कहा इस तरह से x, y और z की वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। ठीक है बेटा, इस तरह से आपको x, y और z की बेटा वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। देख बेटा ध्यान देना, यानी x आपने कहा, देखो यहां से x आएगा t के टर्म्स में, y आएगा t के टर्म्स में और z तो t ही है। अब आपको बेटा इन x, y, z को थर्ड इक्वेशन में सेटिस्फाई कराना है। ठीक है ना? और वो इक्वेशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो आप कहोगे x, y, z इसके बेटे क्या हो गए, आंसर्स हो गए। तो अगर सिस्टम बेटा आपसे कहा जाए कि अगर डेल्टा नॉन जीरो है तो बेटा कोई बात ही नहीं। अगर डेल्टा नॉन जीरो है और एनी वन ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 बेटा जीरो हैं तो आपने कहा सिस्टम हैज, बोलो, नो सॉल्यूशन और सिस्टम इज इनकॉन्सिस्टेंट। और अगर बेटा डेल्टा जीरो हो और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 बेटा तीनों जीरो हों तो आप कहोगे सिस्टम हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। और सिस्टम को सॉल्व करने के लिए आपने क्या कहा कि हम एक्स, वाई, जेड में से किसी एक को टी मान लेंगे और गिवन दिए हुए 3 इक्वेशंस में से कोई 2 हम क्या करें, कंसीडर करें। तो एक तो जेड टी ही है और एक्स वाई की वैल्यूज भी इन टर्म्स ऑफ टी आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व करोगे। सिस्टम हमारा बेटा कॉन्सिस्टेंट है, सॉरी इन दिस केस क्या होगा, सिस्टम तो कॉन्सिस्टेंट होगा। सिस्टम हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है बेटा, सिस्टम हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, चलिए इतना बेटा आप तैयार करो, बस एक लेक्चर काम और बचा है। ठीक है ना? ओके, और बेटे आप साथ ही साथ NCERT आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है ना? ओके, चलो ध्यान दो आप।